हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बस आपके पास 6 महीने का समय बचा हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग हम कुछ मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र मैथ्स में कमज़ोर हैं वो वीडियो को पूरा देखें ताकि उनका भी मैथ्स स्ट्रांग हो जाए और वो भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण है जिसका हमें विवेचक या फिर विविक्त कर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जान लेते हैं। जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx और प्लस c बराबर 0, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a और x का गुणांक यहाँ पर है b और c जो है कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसका a की जगह पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ x का गुणांक जो द्विघात समीकरण इसमें यानी कि यहाँ b की जगह पर -5 हो जाएगा, और c जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका मान हो जाएगा यहाँ से 4। तो चलिए इसे फॉर्मूले पर सेट करते हैं। तो विवेचक या फिर विविक्त कर जिसे हम d से सूचित करते हैं तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर तो b के जगह पर हमारा आया -5 तो -5 का स्क्वायर और -4 इंटू a का मान है यहाँ 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो a की जगह पर 1 गुना c कांस्टेंट वैल्यू तो c की जगह पर है 4 तो 4 रख देंगे। -5 का स्क्वायर यानी कि हो जाता है 25 और -4 चौके 16। अब 25 में से 16 घटाएंगे तो इसका 9 सही आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन है। तो जब भी हमें शून्यक ज्ञात करना होगा तो ये जो समीकरण दिया गया है इसको बराबर हम 0 ले लेंगे। अब इसे हम बटा पर का घटाव बनाते हैं। जैसे कि 4 के नीचे यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 2 और 1 कैल्सियम यहाँ 2 हो जाएगा। अब 1 दूनी 2 तो 4 दूनी यहाँ पर हो गया 8 और -2 एकम 2 तो एक्स स्क्वायर का यहाँ से एक्स स्क्वायर और बराबर 0 है तो 0। तो ये हो जाएगा बराबर में 8 - एक्स स्क्वायर, और जब हम 0 को 2 से गुना करेंगे तो जो 0 हो जाएगा। अब 8 - एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 आया है। एक्स स्क्वायर बराबर 8 तो x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर हो जाएगा √8। अब 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2 आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल एक परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में है। यानी कि हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर बराबर 5। तो जब हम इसमें ऑप्शन ए में अगर बात करें तो x का मान अगर ज्ञात करेंगे तो x बराबर आएगा ±√5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ से x का मान आ जाता है x बराबर ±16/7। तो 16 का तो वर्गमूल 4 होता है लेकिन √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √7 का √7 और यह प्लस माइनस। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन सी है x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर है 3 - 2x। तो जब हम इसे गुना कराते हैं x में x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और बराबर है 3 - 2x। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में भी -2x है और राइट साइड में भी -2x है। तो ये 2x से 2x कैंसिल हो गया
तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ से 3, तो यहाँ x का मान हो जाएगा x बराबर, जैसे स्क्वायर है तो राइट साइड में रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा √3। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जब ए बी सी अपरिमेय संख्या है तो ऑप्शन डी एक परिमेय संख्या होगा। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं कि कैसे यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x + 1 × x - 1 बराबर 0 के फॉर्म में है, यानी कि हम जानते हैं कि a + b × a - b के रूप में जब होता है तो ये बराबर होता है a² - b² के फॉर्मूला। तो इसी पर हम इसे सेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर किए और माइनस में 1 का स्क्वायर और बराबर 0, तो x² - 1 हो जाएगा बराबर 0, x² - 1 बराबर 0। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर ±√1 और 1 का वर्गमूल होता है ±1, तो एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है। दिया गया है कि यह जो डेटा है वो एक समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर हमें ज्ञात करना है। पदांतर यानी कि उसका सार्वंतर, तो सार्वंतर को हम डी से सूचित करते हैं। तो सार्वंतर जब भी ज्ञात करना होगा तो हम द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लेंगे, तो द्वितीय पद है 5 और प्रथम पद है 1, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो इसका सही आंसर हो जाता है, इसका पदांतर है वो 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो हमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांतर श्रेणी में है। तो हम जानते हैं कि कोई भी एपी समांतर श्रेणी में तभी होता है जब उसका सार्वअंतर समान होता है। तो चलिए हम इसे ऑप्शन से चेक करते हैं कि किसका सार्वअंतर समान है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2, 4, 8, 16 दिया गया है। तो पहले तो यहाँ से जो 2 से 4, तो 2 से 4 के बीच तो अंतर 2 का है। फिर उसके बाद अगर 4 से 8 देखें तो 4 से 8 में जो अंतर है वो है 4 का। फिर 8 से 16 हो जा रहा है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से दुगना होता जा रहा है। 2 से 4 हो गया, 4 से 8, 8 से 16, तो यहाँ ये एक इसका जो सार्वअंतर है वो समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो इसका सही आंसर नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी है -10, -6, -2, तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि सार्वअंतर समान आ रहा है कि नहीं। तो डी बराबर, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा लेते हैं, तो -6 और माइनस प्लस में 10, तो 10 में से 6 घटाएं तो 4 आ गया। फिर अब आगे भी चेक कर लेते हैं, डी बराबर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा लेते हैं, तो यहाँ पर -2 और माइनस प्लस 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4। अब और एक बार चेक कर लेते हैं, डी बराबर 2 में से घटा लेते हैं, यानी कि चौथे पद में से तृतीय पद को, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ से इसका सार्वअंतर समान आ रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी एक समांतर श्रेणी में है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं हैं। यानी 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका योग कह रहा है कि 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि उनका योग 24 है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में अगर देखें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो सभी का इनका योग तो 24 आ रहा है। इसको भी अगर हम जोड़े तो 24 आ रहा है, 2, 8, 14 को भी जोड़े तो 24 और 5, 8, 11 को जोड़े तो भी आ रहा है यहाँ पर 24। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि उनके वर्गों का योग 20 है, तो यहाँ पर किसी का भी अगर हम ऑप्शन ए का वर्ग करें या बी का या सी का या डी का, तो किसी का भी वर्ग करने पर 20 नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। इस 20 की जगह पर 200, 20 की जगह पर कर लें आप 200, यहाँ सॉरी एक और 0 नहीं, 20 की जगह पर यहाँ पर 200 कर लीजिए, 200 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बाई ऑप्शन से। जैसे कि अगर हम बाई ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर ए में तो सभी का योग तो यहाँ पर 24 आ रहा है, जोड़ने पर 24। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसके वर्गों का योग 200 आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम 4 का स्क्वायर करें इसके वर्गों का योग, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 144 बराबर हो जाएगा यहाँ से, जैसे 64 और 16
और 144 को जोड़ें तो 4 और 4 8 और 6 14, इकाई अंक पर आ गया 4। तो ऐसे ही इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो है इसका योग जो है वर्गों का वो 200 है, तो इकाई अंक पे यहाँ 0 आना चाहिए, तो यहाँ से 4 नहीं हो सकता। आपको फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में भी सोचना होगा, क्योंकि आपको 1 घंटे में ही 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स के लगाने होते हैं, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी है 6,8,10। तो 6,8,10 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये तो इनका जो योग है वो तो 24 आ रहा है, इतना फॉलो कर रहा है। अब आगे चेक कर लेते हैं कि उनके वर्गों का योग 200 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आगे देखें तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 10 का स्क्वायर 100 बराबर। यहाँ से 36 और 64 को जोड़ेंगे तो 100 और ये 100 मिलकर के हो जाता है 200। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। 32 नंबर है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि 0 से जब हम 50 के बीच की अगर हम विषम संख्या की बात करें तो 0 से 50 के बीच कुल विषम संख्या जो है, जैसे कि टोटल 0 से 50 के बीच 50 गो संख्या है, तो 50 में से 25 गो यहाँ पर सम संख्या होगा, तो 25 विषम संख्या होगा। ये सम हो गया और ये विषम हो गया। तो यहाँ पर 25 सम मिलेगा और 25 विषम मिलेगा। तो हमें जब भी लगातार विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, जैसे कि विषम संख्या 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 ये सब विषम संख्याएं, और 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n का मान कितना है, टोटल 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितना होगा, तो विषम संख्या टोटल 25 हो जाएगा। अब हमें विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, यानी कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n², यानी कि n का मान कितना है, तो 25 है, तो 25 का हम यहाँ पर कर देंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। तो इसका सही आंसर हो गया 625, ऑप्शन सी। अब हम इसे नेक्स्ट दूसरे तरीके से यानी कि एपी के फॉर्मूले से बना करके देखते हैं। तो यहाँ पर 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल पूछा है। तो 0 से 50 के बीच अगर हम विषम संख्या को देखें तो ये 1 3 5 7 और डॉट 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 इसी तरीके से लास्ट यहाँ पर जाएगा 49, क्योंकि 50 विषम संख्या है। अब हमें ज्ञात करना है इसका योग। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एल जहाँ पर जब हमें अंतिम पद पता होगा तब, तो एल के जगह यहाँ हमें पता है 49 है, और एन का मान यहाँ पर रख देंगे। टोटल 0 से 50 के बीच में 25 हमारा विषम संख्या मिलेगा, तो एन की जगह पर 25 हो जाएगा और ए की जगह पर 1, क्योंकि प्रथम पद 1 है और अंतिम पद है 49 एल। तो चलिए इसे इस फॉर्मूले पर सेट करते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2, तो n के जगह पे 25/2 और प्रथम पद यानी कि ए का मान 1 है और प्लस अंतिम पद एल का मान आया था 49। तो अब इसे 25/2 इंटू 49 और 1 हो जाएगा यहाँ से 50, और 50 को हम 2 से काटेंगे 25 बार में, तो 25 को 25 से गुना किए तो 625। तो ये दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, तो वे संख्याएं हैं। तो इसे हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर हम एग्जाम में इसे बनाने लगे तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से चेक करेंगे। तो हम ऑप्शन ए को अगर देखें तो ऑप्शन ए में इन 4 संख्याओं का योग चेक कर लेते हैं कि 40 आ रहा है कि नहीं। तो 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 11 जोड़ेंगे तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 27, और 27 में 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 आ जा रहा है। अब हम इसके पहली और चौथी संख्या को जोड़ते हैं। तो इसमें पहली संख्या है गुना करना है, तो पहली संख्या है इसमें 7 और अंतिम जो चौथी संख्या है वो है 13। तो इन दोनों को गुना करने पर 91 आ रहा है। तो इसलिए दोनों जो है वैल्यू को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि इनके चारों संख्याओं का योग भी 40 आ रहा है और इनके पहली और चौथी संख्या को गुना करने पर भी 91 आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। वैसे अगर हम नेक्स्ट दूसरे ऑप्शन की अगर बात करें 6 8 12 14, तो इसमें अगर हम पहली और चौथी संख्या को गुना करेंगे तो 14 गुना 6 तो 84
88, जो कि यहाँ पर 91 आना चाहिए। अब हम आगे ऑप्शन सी को अगर देखें तो यहाँ पर पहली संख्या है 4 और 4 को 19 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 76 आएगा, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब उसके बाद लास्ट डी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर पहला जो संख्या है वो है 3 और जो चौथा है वो है 20, तो 20 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा, तो यह भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आप भी एग्जाम में इसी तरीके से ऑप्शन ए ऐसे चेक करके सॉल्व करेंगे, इससे जल्दी बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर और AB बराबर है AC, तो एंगल C का मान होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जब यहाँ पर एक तरीके से हम देखें AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है फिर बराबर है AC का स्क्वायर, तो यहाँ पर AB और AC बराबर है, तो एक तरीके से यह जो त्रिभुज है यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर है यहाँ पर दिया गया है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ से अगर यहाँ इस त्रिभुज को हम ABC इस तरीके से मान लें तो यहाँ पर एंगल B हो जाता है 90 डिग्री का, और बाकी जो बच गया जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ का कोण होगा और एंगल A और एंगल C का जो कोण होगा वो दोनों बराबर होगा। यानी कि जब एंगल B हो गया 90 डिग्री तो एंगल A और एंगल C मिला करके कितना होगा, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से हम एक कोण घटा लेते हैं 90 डिग्री का, तो बराबर आ जाएगा 90। और जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो इसको 90 को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाता है 45, तो बाकी जो दो कोण है वो दोनों बराबर है और वो हो जाएगा 45 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है 45 डिग्री, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि त्रिभुज ABC में A बराबर 30 सेंटीमीटर है, B बराबर 40 सेंटीमीटर और C बराबर 50 सेंटीमीटर हो तो एंगल C का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर A का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, B का मान 40 सेंटीमीटर और C का मान 50 सेंटीमीटर। तो हम एक त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यह एक ABC त्रिभुज है जिसमें एक ही जगह पर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पर B के जगह पर यहाँ 40 सेंटीमीटर और C से मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं A और ये हो जाता है, इसको C कर लेते हैं और यहाँ पर B कर लेते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भुजा यहाँ दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यह एक पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सबसे जो बड़ी भुजा है इसको हम अगर कर्ण मान लें तो 50 का स्क्वायर अगर यहाँ पर करें तो 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500 और 30 का स्क्वायर करें तो 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो यहाँ से 2500 बराबर हो जाता है इधर 1600 और 900 2500। तो यह एक पाइथागोरस त्रिक को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एंगल C का जो मान है वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 36 नंबर कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है अभी हम डिस्कस किए हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो एक समकोण त्रिभुज से संबंधित है, न कि समरूप से और न ही समचतुर्भुज से। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो एक समकोण त्रिभुज से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 साइन 90 माइनस थीटा। यह तो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछा है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा के, तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। और यही होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इसको सारे हम फॉर्मूलाज को रिवीजन करवा देते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा अगर पूछे 90 माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इस तरीके से। और आगे अगर बात करें tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा के। और जब पूछें कॉट 90 माइनस थीटा तो कॉट 90 माइनस थीटा ये होगा tan थीटा के। अब उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से सेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा। और जब कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछें कॉसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होगा सेक थीटा के। तो ये सारे फॉर्मूला को हम एक ही क्वेश्चन में रिवीजन करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38
कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर है 90 डिग्री, तो AB की लंबाई क्या होगी? यानी एक कोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो AB का लंबाई पूछ। तो हम एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC ड्रॉ किए, जिसमें एंगल C दिया गया है कि समकोण है, तो यहाँ A मान लेते हैं और यहाँ पर B मान लेते हैं और यहाँ C, और ये C पर समकोण है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ से AC और BC का लंबाई बराबर होगा। यहाँ से हम इसकी लंबाई को x मान लेते हैं, ये x, और BC की लंबाई भी यहाँ पर x मान लेते हैं। और ये जो AB भुजा है, अब ये यहाँ पर कर्ण हो गया। तो यहाँ हमसे कर्ण की लंबाई पूछा है, तो कर्ण बराबर हम जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम AB का स्क्वायर करते हैं, AB का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो दोनों भुजा चूँकि बराबर है और हमने उसे x माना है, तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर मिल करके हो गया 2x स्क्वायर। अब हमें यहाँ इधर AB का स्क्वायर है, तो जब AB का हमें मान ज्ञात करना है AB, तो यहाँ इधर स्क्वायर में है तो इधर आ जाएगा रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। AB बराबर, तो AB बराबर हो जाएगा AB बराबर, और अंडर रूट में था 2x स्क्वायर, तो एक x बाहर निकल जाएगा और रूट 2 अंदर हो जाएगा। तो इस x की जगह पर हम यहाँ AC रख सकते हैं, तो AC रूट 2, या हम इसी को रूट 2AC भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से AB बराबर हो गया रूट 2AC। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन C, रूट 2AC। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु A 8,10 तथा बिंदु B 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक। जैसे हम इसे, जैसे कि ये मान लिए कि AB एक रेखा मान लेते हैं। AB इस तरीके से एक रेखा है जिसमें ये बिंदु है, एक बिंदु A दिया गया है और एक बिंदु B है, और यहाँ मान लेते हैं कि एक इसका मध्य बिंदु है जिसका निर्देशांक x, y है। तो यहाँ पर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटा में 2, फिर y बराबर होता है y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो यहाँ से x1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 8 और प्लस x2 का मान 4 और बटे में 2। फिर उसके बाद y बराबर हो जाएगा, तो y1 का मान है यहाँ 10 और प्लस y2 का मान है 6 और बटे में 2। तो 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12, और 12 का आधा हो गया 6, और 10 और 6 16, 16 का आधा हो जाएगा 8। तो यहाँ से इसे आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि x का निर्देशांक निकल करके आ गया x बराबर 8 और 4 12, और 12 का आधा हो गया यहाँ से 12/2, यानी इसको 6 बार में कटा दिए, और y बराबर हो गया 10 और 6 16, तो 16 का आधा इसको 2 से कटा दिए 8 बार में, तो x और y का निर्देशांक निकल करके आ गया 6,8। तो इसका सही आंसर है 6,8, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं A 4,5 तथा बिंदु B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। यहाँ ये सेम 39 क्वेश्चन जैसा है कि यहाँ भी हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर, अभी हमने फॉर्मूला बताया x1 प्लस x2 बटा में 2, और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो यहाँ से x की जगह, x1 की जगह पर 4 है तो 4, और प्लस x2 की जगह पर 6 है तो 6 और बटे में 2, और फिर y बराबर हो जाएगा, तो y बराबर y1 की जगह पर 5 है तो 5, और y2 की जगह पर भी 5 है तो 5 और बटे में 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 और 6 जोड़े तो 10, और 10 का आधा हो गया 5, तो x का मान 5, और y बराबर, तो y बराबर हो गया 5 और 5 जोड़े तो 10, और 10 का आधा किए तो 5। तो यहाँ से x का भी निर्देशांक निकल करके आ गया 5, और y के निर्देशांक भी 5। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, x और y के निर्देशांक हो गया यहाँ से 5,5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। यानी यहाँ से हमें दूरी पूछा है, दो बिंदु दिया गया है और इसकी दूरी पूछा है।
तो जब भी दो बिंदु दिया गया हो और हमें दूरी ज्ञात करना हो तो दूरी के लिए सूत्र होता है, यहाँ से दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ से x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसे इस फॉर्मूले पर सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ से x2 के जगह पर, तो x2 के जगह पर यहाँ है -1, फिर उसके बाद x1 माइनस करना है। तो यहाँ देख रहे हैं बिंदु के x1 में भी -5 है और यहाँ सूत्र में भी माइनस आया हुआ है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर कर देंगे 5 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस है y2, तो y2 के जगह पर 3 है तो 3, और y1 के जगह पर 7 है तो यहाँ से 7 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 का स्क्वायर और फिर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट में बचा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 16 और प्लस यहाँ से 16 बराबर हो गया अंडर रूट 32। तो 32 का वर्गमूल होता है यहाँ से 4√2। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी 4√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। दो बिंदु दिया गया है 2,3 और एक बिंदु है 4,1 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर होता है वही अंडर रूट फार्मूला x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर है 4 माइनस x1 की जगह पर है 2, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 के जगह पर 1 और माइनस y1 के जगह पर 3 है तो 3 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से 4 में से 2 घटाएं 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और प्लस 3 में से घटाएं तो -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4, तो 4 और 4 हो गया 8, और 8 का वर्गमूल होता है 2√2 इकाई। तो इसका आंसर हो गया, जब भी हमें दूरी ज्ञात करना होगा तो 2√2 इकाई में आंसर आएगा, और जब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो उसका आंसर आता है वर्ग इकाई में। तो इसका आंसर हो गया 2√2 इकाई। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है 2√2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा ये भी फॉर्मूला है, जैसे हम तीनों फार्मूला लिखवा देते हैं यहाँ पर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और बराबर इधर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो ये हो गया यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा के। तो इसका तो सही आंसर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं दूसरे फॉर्मूले की। तो यहाँ से होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अगर जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, इधर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा को तो माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और यही अगर पूछेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब tan की बात कर लेते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से tan वाला हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कॉसेक और कॉट का। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो जब हम पूछेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछा जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, और जब पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। जब कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हमने इस क्वेश्चन में सारे जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला थे उसको डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 जो है किसका मान है पूछा है। तो बाई ऑप्शन अगर हम चलें तो साइन में π/3, तो साइन में अगर हम देखें पाई का मान होता है 180 रख देंगे यहाँ पर, 22/7 नहीं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान 180 रखेंगे, और बटे में है 3 तो 3, तो इसको काटे हमने 3 से 6 बार में और 1 0, तो साइन 60। तो साइन 60 का मान हम जानते हैं कि √3/2 होता है। तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 1/√3 पूछा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी को सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन बी है 6 कॉट π/3। तो 6 है तो 6 लिख देते इस तरीके से, 6 है तो 6 और कॉट है तो कॉट, और पाई का मान 180 और /3 है तो 3। तो 3 से काटा हमने इसको 60 बार में, यानी कि 6
और ये कॉट 60 डिग्री। तो 6 है तो 6, और कॉट 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ से यह भी बराबर नहीं आता है, जैसे कि हम इस 6 को 6 बटा में √3 आया है, तो 6 बटा में √3 इसका हर का परिमयकरण करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे इस तरीके से अंश और हर में, तो 6√3 और बटा में यहाँ पर आ गया 3, तो 3 से इसको कटा दिए 2 बार में, तो इस ऑप्शन बी का मान आ रहा है 2√3, जो कि यह भी सही नहीं है। आगे चेक कर लेते हैं tan π/6 ऑप्शन सी को, तो tan π/6, तो पाई का मान 180 और बटा में 6, तो 6 से काटा हमने इसको 30 बार में, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी tan π/6। आगे ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं cos π/6, तो cos है तो cos और पाई का मान 180/6, तो 6 से काटा हमने इसको 30 बार में, तो cos 30 का मान, तो जो cos 30 का मान होता है वो sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2, वही cos 30 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि जो sin 60 का मान होता है वो cos 30 के बराबर होता है, और जो cos 30 का मान होता है वही sin 60 के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, जो sin 30 का मान होता है वही मान cos 60 का होता है, और जो मान cos 60 का होगा वही मान cos 30 का होगा। इस तरीके से हम एक दूसरे से रिलेट करके इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 है तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा 2 बटे में √3। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 बटा √3 जो है ये मान होता है cosec थीटा बराबर है 2 बटा में √3। तो cosec थीटा में 2 बटा √3 कितना का मान होता है, तो हम जानते हैं अभी डिस्कस किए हैं कि sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin का उल्टा होता है cosec, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री आंसर। तो cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 बटा में √3, और sin 60 का मान हो जाएगा √3/2। sin 60 का मान √3/2 होता है, और यही मान हो जाएगा cosec का। तो यहाँ से ऑप्शन हो गया इसका ए 60 डिग्री, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + tan² a बटा cosec² a बराबर होता है। तो 1 + tan² a, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि 1 प्लस जो tan² a है यह बराबर होता है sec² a के, फिर बटा में है यहाँ पर cosec² a। तो यहाँ से sec² a को हम 1/cosec² a लिख सकते हैं, सॉरी 1/sec है यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/cos² a इंटू, और नीचे है 1/cosec² a, तो इसे हम लिख सकते हैं sin² a। तो यहाँ से हो गया 1/cos² a इंटू sin² a, 1/cos² a इंटू sin² a, और ये sin² a cos² a आ गया, यहाँ से sin² a cos² a, तो ये sin² a cos² a ये बराबर होता है tan² a के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यहाँ से ऑप्शन बी नहीं, यहाँ ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो हम पहले इसे एक चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर ये वृत्त हो गया जिसमें एक बाहर बिंदु है यहाँ Q, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक जो बाहर बिंदु है वो है Q, यहाँ से एक बाहर बिंदु है जो कि Q है। तो यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर Q से, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 24 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं कि जो है ये वृत्त का केंद्र है, इसे O मान लेते हैं। तो Q से इसके जो केंद्र है उसकी दूरी है यहाँ 25 सेंटीमीटर, और यहाँ जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, और हमें ये त्रिज्या पूछा है, यानी इसका यहाँ कोई बिंदु दे देते हैं, इसका नाम A नाम दे देते हैं। तो यहाँ से OA वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा से, यानी कि जो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो यहाँ जो A है वहाँ एंगल A जो है ये 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए जो है यह एक AOQ एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो जिसमें
ओ क्यू जो है यह कर्ण हो गया, ओ क्यू कर्ण, और ये जो है 24 सेंटीमीटर यह हो गया इसकी लंबाई, और ओ ए हो गया एक तरीके से आधार यानी कि त्रिज्या। तो हमें आधार की लंबाई यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है, ओ ए ज्ञात करना है। तो एक तरीके से आधार बराबर होता है, आधार बराबर अंडर रूट होता है कर्ण के स्क्वायर में से, कर्ण स्क्वायर में से हम लंब स्क्वायर को घटा देते हैं। तो लंब स्क्वायर को यहाँ से माइनस कर देंगे, तो कर्ण का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576। आप कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर रूट ये सब याद रखेंगे, उसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, इससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। और कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का आपको क्यूब और क्यूब रूट याद कर लेना है, और 1 से 20 तक का पहाड़ा ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो अंडर रूट आएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। दी गई आकृति में यदि टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री, तो पी टी क्यू बराबर होगा, यानी एंगल पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो बाहरी बिंदु है यहाँ पर टी, तो इस टी से जो एंगल यहाँ पर जो एंगल पी है, एंगल पी वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि स्पर्श रेखा है, और उसी तरीके से एंगल क्यू जो है वहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, और एक एंगल दिया हुआ है पी ओ क्यू जो कि 110 डिग्री है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो पी ओ टी क्यू यह एक चतुर्भुज बन जाता है। पी ओ टी क्यू, ये पी, ये ओ, और ये टी, और ये क्यू। तो इस तरीके से पी ओ टी क्यू एक चतुर्भुज बन गया जिसमें से हमें 3 कोण पता है, और हमें इसमें से चौथा कोण ज्ञात करना है। तो इसे हम माइनस कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज का चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 में से इन तीनों को माइनस कर लेते हैं। तो जैसे कि 360 और यहाँ माइनस हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल पी का मान हो गया, फिर प्लस एंगल क्यू का मान भी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, और प्लस एंगल पी ओ क्यू का मान है 110 डिग्री। अब यहाँ से 360 माइनस 90, 90 हो गया 180, और 180 और 110, तो 180 और 110 कितना हो जाता है, तो 180 और 110 होता है 290। तो 360 में से 290 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर 70 डिग्री। 360 में से जब हम 290 डिग्री को माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, इस क्वेश्चन का सही आंसर। यानी एंगल जो है टी का मान हो जाएगा यहाँ से एंगल टी वो 70 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से इसका ऑप्शन बी 70 डिग्री हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन नंबर 49 कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA बराबर है। यानी कि एक बिंदु है P से O केंद्र, यानी कोई बिंदु P है वृत्त के बाहर, और उस बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है जो कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो हमें एंगल POA का मान यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं। तो पहले हम इसे चित्र से समझते हैं। जैसे कि पहले एक इस वृत्त इस तरीके से वृत्त एक ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक वृत्त को ड्रॉ कर लिया है, और आगे इस पर दो स्पर्श रेखाएं जिसमें एक बाह्य बिंदु है P, और इस P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर एक केंद्र, यहाँ पर जो केंद्र का निर्देशांक दिया गया वो है O बिंदु है यहाँ केंद्र। अब इसको इस तरीके से मिला देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एंगल जो एक दिया हुआ है कि जो परस्पर जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। यानी कि ये पूरा जो है एंगल यहाँ हम बिंदु A मान लेते हैं और यहाँ बिंदु B, जिसमें PA और PB दो स्पर्श रेखा हो गया, और ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो इस स्पर्श रेखा से यानी कि हम इससे एक बीचों बीच लाइन खींच लेते हैं।
तो अगर हम यहाँ देखें त्रिभुज AOP में अगर हम बात करें त्रिभुज AOP में, तो यहाँ एंगल जो A है यहाँ तो 90 डिग्री का मान बनेगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। और यहाँ जो एंगल APB बना है एंगल APB ये है 40 डिग्री। तो जब हमें एंगल APO की अगर हम बात करें एंगल APO तो ये बराबर होगा, यानी पूरा जो है 80 डिग्री का है तो APO उसका आधा, तो उसका आधा हो जाएगा 40 डिग्री। यहाँ से सॉरी यहाँ APB का मान 80 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ 80 रख देंगे और एंगल APO का मान हो जाएगा 40 डिग्री। तो अब आगे जो है तीसरा एंगल यानी कि एंगल POA ज्ञात कर लेते हैं। तो एंगल POA बराबर हो जाएगा एंगल POA बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से एक कोण यहाँ पर जो इसका जो एंगल A पर बना है वहाँ 90 डिग्री स्पर्श रेखा खींचे हैं जो कि फिर उस प्लस कर देंगे यहाँ पर, और एक एंगल जो है यानी जो बन रहा था यहाँ P पर 40 डिग्री का, तो वो 40 डिग्री बराबर हो जाता है 180 माइनस 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130 डिग्री, और 180 में से 30 डिग्री को घटा लेते हैं तो यहाँ पर 50 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। तो जब भी हम कोई स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचते हैं और कोई बाह्य बिंदु यहाँ पर P मान लेते हैं और इस वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचे इस तरीके से, तो सदैव जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई हमेशा समान होगा। इस तरीके से मान लिए कि ये वृत्त का केंद्र O है और ये वृत्त की त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या भी दोनों यहाँ पर बराबर होंगे इस तरीके से। और हम यहाँ पर एक बिंदु PA स्पर्श रेखा यहाँ मान लिए और एक यहाँ से PB स्पर्श रेखा मान लिए। तो जब भी कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं यानी कि PA बराबर होगा PB के। और यहाँ दोनों स्पर्श रेखाएं हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो स्पर्श रेखा है तो एंगल A हमेशा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, एंगल B पर भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये सब हमें ध्यान में रखने हैं। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही रहने देते हैं, फिर हम आगे इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।